बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। और यहाँ जो लोग तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारी ये जो कोशिशें हैं ये तभी सार्थक होती हैं जब आप अपने वक्त की आहुति देते हैं, और इस वक्त में वक्त कितना कीमती हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बहुत साधुवाद कि आप लोग आए हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो हमारे साथ रोज डिबेट में जुड़ते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर हम लोग डिबेट करते हैं, जिनकी योजनाओं का बखान करते हैं, जिन पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। नमस्कार, थैंक यू। मंत्री जी देखिए, लगातार अनुभवी मंत्रियों में अब जो एक नई युवा टीम आई है उसमें आप हैं, और मध्य प्रदेश को चूंकि इतने सालों से बीजेपी का नेतृत्व मिला, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि अब तो कई सालों से डबल इंजन की सरकार है, और मध्य प्रदेश ने जो करना था वो कर दिया। 29 सीटें दे दी, विधानसभा में फिर से सरकार बना दी, उपचुनाव जिता दिया, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी सरकार, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी अब। नहीं, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, और ये मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस फेडरल सिस्टम में डबल इंजन की सरकार की परिभाषा दी, और डबल इंजन की सरकार को प्रतिपादित करने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि यदि हमें विकास और कल्याण को जन जन तक पहुंचाना है तो निश्चित रूप से हमें डबल इंजन की, मतलब दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार, एक लय में, एक गति से, एक दिशा में ये विकास करे। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार बने, और मध्य प्रदेश की जनता ने इसको शिरोधार्य किया जी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी दुनिया को लोकतंत्र में क्या कुछ नेता को करना चाहिए ये संदेश दिया है। और खासकर हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो राजनीति में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ी प्रेरणा का काम है। मैं यहां पर ये बात इंगित करना चाहता हूं, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरी दुनिया के लिए, लोकतंत्र के चुनाव के लिए एक केस स्टडी है कि किस प्रकार से कोई प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है। वो अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, गरीब का कल्याण करता है, युवाओं को रोजगार देता है, महिला को सम्मान देता है, शहर का विकास, गांव का विकास, खेत का विकास, खलियान का विकास, युवा, मजदूर, महिला, किसान, हर जगह कल्याण की बात करता है। तो लोग केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं कराते, बल्कि अपने दिलों पर भी राज कराते हैं। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसीलिए ये जो डबल इंजन की सरकार है ये प्रदेश में तेज गति से बढ़ेगी। ये हम सबके लिए बहुत ही संतोष की बात है। आज का हमारा जो थीम है वो विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश है, और चूंकि आप अनुभवी मंत्री हैं, लंबा अनुभव आपके पास है, मुझे जरा दर्शकों के लिए 2-4 पॉइंट ऐसे बताइए जो पिछली सरकारों में नहीं हुए थे, जिन पर अब आप लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लगभग हर वर्ग को आपने छुआ था, लेकिन हर नई सरकार के साथ नई उम्मीदें होती हैं, तो कौन से नए काम है जिन पर आप इनिशिएट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में लगातार सरकार है, और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, जैसा कहा कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार लगातार 2 वर्ष से 2 बार काम किया, तीसरी बार भी आई है। और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए हम बात करें तो मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव का विकास, शहर का विकास, और हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो कोई भी सेगमेंट की बात करें। तो हमारी सरकार पुराने स्तर पर भी उस विषय पर काम किया, और आगे भी हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेश के विकास में लगे हैं। चाहे हम शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद उस शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इन सब के उन्नयन की बात हो। जैसे सीएम राइज स्कूल एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमने स्कूली शिक्षा को उस आयाम तक पहुंचाया जो शायद आज तक नहीं हो पाया। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने पीएम के नाम पर हमने एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना की है, तो उच्च शिक्षा को हमने बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाया। जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था तो हमने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की थी। हमने मेडिकल की पढ़ाई के उन्नयन के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए। तो शिक्षा के मामले में हमने जबरदस्त काम किया। अभी मेरे पहले यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, स्वास्थ्य के मामले में चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो या नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत हर व्यक्ति को इलाज देने की बात हो, या फिर नए चिकित्सकों के निर्माण की बात हो, हमने हर स्तर पर काम किया। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं।
एक चीज कही जाती है, देखिए अभी डिप्टी सीएम साहब थे, नरेंद्र जी, शिवाजी पटेल जी थे, सभी लोग ये बात बताते हैं कि चाहे वो शिशु मातृ मृत्यु दर हो उसमें कमी आई है, घरेलू प्रसव जो है वो कम होकर के अब संस्थागत प्रसव में कन्वर्ट हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं जो लिंगानुपात है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये तमाम पैरामीटर्स अच्छे दिखाए जाते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है मध्य प्रदेश सरकार में, तो वो पॉलिटिक्स हार्डकोर कम्युनल मुद्दों की करती है। जैसे वो कहती है कि हम हिंदी में पढ़ाई कराएंगे, वो कहते हैं हम रामायण पढ़ाएंगे, फिर वो कहते हैं, तो ये जो एक डाइवर्जन है कि आप काम तो कहते हैं कि हम विकास का करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो सारे लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या आपकी जीत 29 की 29 सीटों के पीछे की वजह यही है? मुझे आश्चर्य है कि हिंदी में पढ़ाना कम्युनल नहीं है जी, रामायण पढ़ाना कम्युनल नहीं है। नहीं, इस पर आरोप ये लगते हैं कि आप सिर्फ रामायण पढ़ाते हैं, आप कुरान नहीं पढ़ाते। मैं इसलिए आपको बता देता हूं। मुद्दा तो यही, तो यहीं पर तो दिक्कत आ गई है जी। तथाकथित इस देश में वो नेता जिन्होंने आदि अनादि काल से या आजादी के बाद केवल और केवल सनातन के विरोध को अपनी राजनीति का आधार बनाया, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाकर इस देश में इतने सालों तक राजनीति की, वो राहुल गांधी, मैं यहां पर इंगित करना चाहता हूं, वो राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो त्रिकुंट लगाकर महाकाल बाबा के दरबार में जाते हैं और कहते हैं मैं हिंदू हूं, और वही राहुल गांधी जब संसद में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। वही राहुल गांधी और प्रियंका जी नर्मदा के तट पर जाते हैं तो उल्टी आरती उतार देते हैं, और वही वायनाड में जाते हैं तो मुस्लिम लीग के साथ समर्थन कर देते हैं। तो देखिए ये जो डबल गेम खेलने की राजनीति है ना, मैं फिर इंगित करना चाहता हूं, रामायण जी को पढ़ाना निश्चित रूप से सनातन के लिए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है, परंतु किसी भी धर्म का व्यक्ति धर्मपरायण हो जाए, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब है कि वैल्यूज आ जाए उसमें, वो इस देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बन जाए, उसके लिए रामायण जी से अच्छा और कोई पाठ नहीं हो सकता। हिंदी में पढ़ाना, रामायण जी को पढ़ाना, ये व्यक्तित्व निखारने के काम है, और इसमें यदि किसी के पेट में दर्द हो तो होता रहे, हम तो करेंगे, दमदारी के साथ करेंगे। इस समाज को यदि सही दिशा दिखानी है तो निश्चित रूप से सनातन के दर्शन को समाज के अंदर आगे लाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये मैं मानूं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल भी पढ़ाई जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, आप ये विवाद की स्थिति क्यों बनाते हैं? नहीं, विवाद नहीं, मेरा ये सवाल है जनता का। देयर इज नो कंपैरिजन। हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? अरे अब दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों के एजेंडे को यदि हम मान लेंगे, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि यदि आपने रामायण जी पढ़ाई तो ये भी पढ़ाई। अरे तुमने क्या किया था भाई? तुमने 10 साल इस प्रदेश में सरकार चलाई, बेड़ा गर्क कर दिया इस मध्य प्रदेश का, केवल और केवल सनातन का विरोध करना। और देखिए दिग्विजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, वो रामायण जी पढ़ाने का विरोध करती है, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया, जिन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान किया, जिन्होंने सनातन के संतों पर कुठाराघात किया, उनसे और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। पर फिर मैं कहूंगा कि ये देश का दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जो हमारी पहचान है, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि अब आपके पास एक नई और महती जिम्मेदारी है खेल की, युवाओं के कल्याण की, और युवा इस देश का एस्पिरेशन है, सबसे ज्यादा युवा देश हमारा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में अगर किसी नेता के पास हमारे भविष्य को गढ़ने की है, ये जो हमारा विजनरीज का जो एक्सपेक्ट आता है, तो सबसे महती जिम्मेदारी आपके पास है। मेरे प्रदेश के युवाओं के लिए कौन सी ऐसी 2-3 सौगातें लाएंगे सारंग जी, जब आज के बाद कभी जिक्र निकले इतिहास में, तो ये 5 साल आपके याद किए जाएं कि विश्वास जी ने आए थे तो ये एक बड़ा काम किया। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और ये बात सही है कि जैसा मेरा विभाग है खेल और युवा कल्याण, खेल पर तो काम हुआ, युवा कल्याण पर अभी हम और काम करने वाले हैं। और देखिए मुझे लगता है मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में, मैंने बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में काम किया, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया, और मध्य प्रदेश की पहली युवा नीति मैंने ही बनाई थी, और उस दिशा में हम अब लगातार काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि युवा, तो हम जिस विषय को लेकर युवा पर काम कर रहे हैं, उसकी आशा, उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा, और उसके माध्यम से वो प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में मुख्य धारा से जुड़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। और मैं यहां पर ये बात और इंगित करना चाहता हूं, युवा का मतलब
केवल पढ़ने वाला युवा नहीं है। युवा का मतलब केवल स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा नहीं है। युवा किसान भी है, युवा मजदूर भी है, युवा गरीब भी है, युवा अमीर भी है, युवा छात्र भी है। हम इन सबको समाहित करके आगे आने वाले समय में युवा को उसके अधिकार भी मिल सके, उसको इस प्रदेश में बढ़ने का, इस प्रदेश में आगे जाने का मौका मिले, पर उसके साथ साथ, उस अधिकार के साथ साथ उसमें कर्तव्य का बोध भी हो कि वो इस समाज के, इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपने आप को आहूत करे। इस सबको लेकर हम प्लान कर रहे हैं और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि यूथ वेलफेयर पर हम जबरदस्त काम करेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकार में शिवराज जी ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ठीक चुनावों से पहले लॉन्च की थी, जिसमें वो इंटर्नशिप के साथ पेड इंटर्नशिप कर रहे थे कि पैसा भी लीजिए, अनुभव भी लीजिए, पैरों पर खड़े हो जाइए। क्या उस योजना का क्रियान्वयन हमें कब तक जमीन पर देखने को मिलेगा? इसमें मैं कहना चाहता हूं, केवल वही योजना नहीं, वो तो है ही स्वावलंबी बनने की। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार को लेकर बहुत काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें केवल नौकरी मिलना ये रोजगार नहीं है, बल्कि लोगों को नौकरी दे सके इस लायक बनना ये बड़ा रोजगार है। तो हम उन सब योजनाओं को तो अमली जामा पहना ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ मैंने कहा कि केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, इन सब आयामों पर मुख्य धारा से जोड़ने का हम काम करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा भाई राज्य है, हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। कुछ योजनाएं वहां की थी जो पब्लिक में बड़ी अप्रिशिएट की जाती हैं। वहां पर मुझे याद आता है कि भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन स्थानीय खेलों को, पुराने जो हमारे परंपरागत खेल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ। आप चूंकि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, उससे 2 चीजें हुई। एक तो वो जो पुरानी परंपराएं थी वो देखी, एक आनंद की अनुभूति गांव-गांव में हुई, और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगा नहीं, लेकिन उससे लोगों को एक रिलीव करने का मौका मिला। दूसरा, वो फिजिकली थोड़ा सा 10-15 दिन, 1 महीने की तैयारी करते थे तो वो फिजिकली फिट होते थे। महिलाओं को हमने वहां पर रस्सा कस्सी और दूसरे कार्यक्रम करते देखे। तो ऐसा कोई नवाचार भी हमको देखने को मिलेगा? हमने इस पर पहले भी काम किया है। जैसे मलखम हमारा एक ऐसा खेल है जो कि हम मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, उसकी हमने एकेडमी बनाई है, बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। और जो आपने कार्यक्रम बोला, उसका नाम हमारा मध्य प्रदेश ओलंपिक नहीं था, पर ये जो आपने बोला वो हमारे खेल जो गांव में, गली गली में होते हैं, ये हम पहले आयोजित कर चुके हैं और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, हम तो खेल के माध्यम में दोनों चीजें, दोनों आयाम पर हम काम कर रहे हैं। एक तो खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना और युवा को खिलाड़ी बनाना, हम ये दोनों प्रोसेस कर रहे हैं। और सरकार का काम भी यह है, जो खिलाड़ी है वो अच्छे से नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में कॉम्पीट कर सके, प्रदेश का नाम बढ़ा सके, पर हर युवा खेल के मैदान तक पहुंच सके। तो इसलिए खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इन तीनों के विस्तार के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है, खिलाड़ी खेल के मैदान में कितना सफल होगा ये बहुत ज्यादा दावा नहीं किया जा सकता, पर वो व्यक्ति जो खेल के मैदान में जाएगा वो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक जरूर बनेगा। तो इस प्रोसेस में हम सब युवा को जोड़ रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो खेल की प्रतिभाएं होती हैं, उन्हें जब अपने आप को परिष्कृत करना होता है, प्रोफेशनल लेवल पर उन्हें खेलना होता है, तो वो मजबूर होते हैं किसी दिल्ली की, मुंबई की एकेडमी में जाकर खेलने के लिए। मध्य प्रदेश में कुछ एकेडमी है, हॉकी का हमारा बहुत स्वर्णिम इतिहास था, वैसा तो अब नहीं है, कोशिशें हो रही हैं, पर गुंजाइश बहुत है अभी भी। तो ऐसी कुछ और क्या व्यवस्थाएं होंगी कि हमारे प्रदेश के टैलेंट को यहीं पर हम पॉलिश करके हीरे की तरह चमका सकें? देखिए, हम 11 एकेडमी चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कल ही मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि भोपाल, मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल और नर्मदा जी से जुड़ा हुआ जो तट है, वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए भगवान का दिया हुआ हमें बड़ा उपहार है। हमने कल ही निर्णय लिया है कि वाटर स्पोर्ट्स को लेकर हम इंटरनेशनल मैप पर भोपाल को और मध्य प्रदेश को इंगित कराएंगे। और खासकर हमने कल निर्णय लिया है कि हम अब आगे आने वाले समय में 2025 में एशियन प्रतियोगिता होगी वाटर वर्क्स की, वो हम भोपाल में आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने एक बात का और निर्णय लिया है कि 10 साल बाद वो ओलंपिक जो हिंदुस्तान में आयोजित होने वाला है, उसके कम से कम 3 खेल भोपाल में आयोजित हों, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स तो हम 100% लेके आएंगे, पर उसके अलावा 2 खेल और लेके हम आएंगे। तो वाटर स्पोर्ट्स पर हम बहुत काम कर रहे हैं। घुड़सवारी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी जो शूटिंग रेंज है वो वर्ल्ड क्लास है। अभी ओलंपिक का जो ट्रायल हुआ है वो भोपाल में ही हुआ है, पूरी टीम भोपाल से चुनी गई है। हॉकी में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉकी में हमारा एक खिलाड़ी ओलंपिक में भी जा रहा है। हम शूटिंग में हमारा एक खिलाड़ी ऐश्वर्य ओलंपिक में जा रहा है। हम लगातार काम कर रहे हैं और 11 एकेडमी हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे भी हम इसका विस्तार करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
ऐसे विश्वास सारंग को मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में अगर देख करके क्या लगता है, ऐसे 2 या 3 खेल आप बताइए जिसमें आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत ही ज्यादा सुनहरा है इन खेल क्षेत्र। देखिए, शूटिंग में हम बहुत अच्छे स्थान पर है, घुड़सवारी में हम बहुत अच्छे स्थान पर हैं, वाटर स्पोर्ट्स के जो चारों आयाम हैं उसमें हम बहुत अच्छे स्थान पर हैं। हम आगे आने वाले समय में मलखम्ब में हम बहुत अच्छे स्थान पर हैं। हॉकी मैंने आपको बताई। इन खेलों में हम तीरंदाजी में बहुत अच्छे हैं। हम आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम वो खेल जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी के, उसमें हम बहुत आगे काम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल कर लेते हैं। चुनाव, ये जो चुनाव और बाकी राजनीति सियासी खबरें हैं, और आप तो चूंकि हमेशा केंद्र में रहते हैं तो गुस्ताखी होगी अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। तो सवाल शुरू करते हैं यहाँ से कि लगातार आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वो अलग अलग चीज है, ज्यादातर तो जीत ही रहे हैं, पर एक दिग्विजय जी का आपके साथ बड़ा स्नेह प्रेम दिखता है। तो क्या ये जरा पुराना कौन सा याराना है, जरा बताइए। हमेशा आप एक दूसरे को लेकर बड़े मुखर रहते हैं। नहीं, देखिए, वो तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि उनको दिन रात मैं याद आता हूँ। आपको लेके कोर्ट वोट तक सब जगह चले जाते हैं वो। हाँ, वो दिग्विजय सिंह जी का बड़ा स्नेह है मुझ पर जी, और मुझे अच्छा भी लगता है। देखिए, राजनीति के केंद्र बिंदु पर आप बने रहो और विपक्ष के निशाने पर रहो तो ये भी बहुत सकारात्मक ही मानना चाहिए इसको। दिग्विजय सिंह जी, जैसा मैंने कहा, बहुत वरिष्ठ है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, वो अनुभव में मुझसे बड़े हैं, वो पद में मुझसे बड़े हैं, वो कद में मुझसे बड़े हैं। तो वो यदि इतने छोटे कार्यकर्ता पर उंगली उठाते हैं तो ये उनकी सोच का मामला है। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं इसको बहुत हेल्दी लेता हूं। वो गाहे बगाहे मेरे पर टिप्पणी करते हैं, मुझे पर ट्वीट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, करे वो, मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ जिस तरह नरसिंह घोटाला हुआ, और उस वक्त चूंकि लंबे समय तक आपके पास वो मंत्रालय था, एक तो प्रदेश में अच्छी प्रतिभा निकलती है, एक व्यापम का हमारे ऊपर लगा, उसमें क्या सच था क्या गलत, लेकिन पूरे देश में मध्य प्रदेश की छवि एक खराब बनी। अब नरसिंह घोटाला होता है तो नरसिंह से जुड़े हमारे जो भी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं, लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। क्या था सर ये, और इसमें आपका नाम भी बहुत उछल रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, मुद्दा यही है कि हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी मुद्दे को ऐसा ना करें जिससे प्रदेश का नुकसान हो जाए। आपने व्यापम का जिक्र किया। व्यापम में कांग्रेस ने जो कुछ किया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हो सकता है उनकी राजनीति चमक पाई या नहीं चमक पाई, ये तो अलग बात है, बल्कि नहीं चमक पाई क्योंकि उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें उन्होंने मुंह की खाई। जिन जिन लोगों ने वो मुद्दे उठाए थे वो चुनाव हार गए, पर उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, प्रदेश के युवाओं का बहुत नुकसान हुआ। वो हमारी प्रतिभा जो कि पढ़कर लिखकर अच्छे स्थान पर पहुंचती थी, उनको भी व्यापम से जोड़कर देखा गया। यही कुछ नरसिंह में हुआ। देखिए, नरसिंह की बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। वैसे इस बात को लेकर विगत दिनों जो विधानसभा का सत्र था उसमें लगातार 7 घंटे चर्चा हुई। लगभग 18 कांग्रेस के विधायकों ने मुझ पर क्या क्या नहीं कहा गया, और 40 मिनट मैं भी बोला, और मैंने एक एक उनके प्रश्न का मैं प्रमाण के जवाब दिया। देखिए, नरसिंह के मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने आकर रिफॉर्म्स किए हैं। खासकर मेरे कार्यकाल में मैंने आईटी सॉल्यूशंस लगाकर इस बात को सुनिश्चित किया कि नर्सिंग की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो। हमें जब पता लगा कि नर्सिंग कॉलेजेस की रजिस्ट्री को लेकर दिक्कत है, हमने आईजीआर प्रक्रिया लगाई। उनके जो एड्रेस है उसको लेकर दिक्कत थी, हमने जियो टैगिंग शुरू की। फैकल्टी डुप्लीकेशन के लिए हमने ऑनलाइन माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। फॉर्म को हमने ऑनलाइन जमा करवाया। हमने जो हॉस्पिटल का अटैचमेंट था वो ऑनलाइन किया। तो मेरे कार्यकाल में तो मैंने लगभग 480 कॉलेजेस को आगे आने से रोका जो गलत थे। हमने दो जो रजिस्ट्रार जिनके समय गड़बड़ हुई उनको सस्पेंड किया। अब कांग्रेस के नेता अपना पद बचाने के लिए यदि मुझे गाली देते हैं तो उनका स्वागत है। अब कांग्रेस में दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, और कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए हर मुद्दे को बिना इशू के बड़ा बनाने की वो कोशिश करते हैं। एक कहा जाता है कि इलास्टिक को उतना ही खींचना चाहिए जितना वो खींचे, पर इस फूटे हुए गुब्बारे में कांग्रेस बार बार हवा भरती है जिसमें हवा भर नहीं पा रही। मुझे आश्चर्य होता है, जिस मुद्दे पर आप कह रहे हो हमने प्रूफ के कहा कि वो सब चीजें तो आपके समय शुरू हुई।
वो 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार थी, जब विजय लक्ष्मी साधो जी इस प्रदेश में चिकित्सा और शिक्षा मंत्री थी, जिन कॉलेजेस को परमिशन देने के बाद हम पे इल्जाम लग रहे हैं, वो कॉलेज तो उनके समय की परमिशन के वो थे। कहती है हमने 250 कॉलेज की परमिशन निरस्त की थी जो गलत तरीके से दी गई थी। गलत गलत बोलते हैं। देखिए, जमा खर्च से काम नहीं चलेगा ना, ये कागज सब कुछ सच बोलते हैं। हम देखिए, यही तो अंतर है। अब कहावत बदल गई है, अब न्यूज 24 आ गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब पारदर्शिता का जमाना आ गया। ये कहावत पहले थी कि 100 बार झूठ बोलोगे तो सच हो जाएगा। अब 100 बार झूठ बोलने के बाद झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। अब वो कहावतें बदल गई हैं और अभी भी कांग्रेस उसी कहावत पर चल रही है कि 100 बार बोलो झूठ, 100 बार बोलो तो हो सकता है सच हो जाए। सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। पानी का पानी, दूध का दूध सामने आ गया है। नर्सिंग के मामले में कहीं कोई हमारे समय सब कुछ ठीक हुआ है, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलत नहीं किया। किसी को अपना नेता प्रतिपक्ष का पद बचाना है, किसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद बचाना है, और बीच में छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनकी नेतागिरी चलने के लिए वो बिना बात के नर्सिंग घोटाला उछालेंगे। ये उनकी बुद्धि है। ये जो युवाओं की जो तकलीफ है परीक्षाओं को लेकर धांधली, ये यहाँ की नहीं है। दिल्ली में भी देखिए जो हो रहा है। तो जब एक प्रदेश से विधानसभा में आपको जिताते हैं, लोकसभा में आपको जिताते हैं, पता चलता है कि वहां नीट में पेपर लीक हो गया, यहाँ नर्सिंग में गड़बड़ियां हो गई, जहां कॉलेज एक बिल्डिंग में 4-4 कॉलेज खुल गए, उनको प्रमाण पत्र ऐसे ही बांट दिए गए, सर्टिफिकेट। तो देखिए भरोसा तो टूटता है। गलती किसी की, बेवफा तुम ना सही हम ही सही। गम तो इसका है कि अहदे वफा टूट गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं जी। पर कांग्रेस, चाहे वो व्यापम का मामला हो, चाहे अभी नीट वाली बात हो या नर्सिंग वाली बात हो, कांग्रेस जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपा रही है। व्यापम का मामला किसने उजागर किया? हमारी सरकार ने। नर्सिंग के मामले में रजिस्ट्रार को किसने सस्पेंड किया? हमने किया। नर्सिंग के मामले में गड़बड़ियां होती थी, उसको ठीक किसने किया? हमने किया। आप पीठ काय के लिए थपथपा रहे हो? नीट का मामला किसने उठाया? हमारी सरकार ने देखा ना। अभी नर्सिंग के मामले में वो सीबीआई को बोल रहे हैं कि सीबीआई के लोग ही इंस्पेक्शन करते हुए रिश्वत देते पकड़ा है। किसने पकड़ा? क्या दिग्विजय सिंह जी ने आके पकड़ा? क्या कांग्रेस ने पकड़ा? सीबीआई की ही जो उनकी सतर्कता की टीम थी, उसने ही उनको पकड़ा। तो ये जो काम हो रहा है, हम ही उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े सिस्टम में कुछ गलत नहीं होगा, ये दावा कोई नहीं कर सकता, पर उस सिस्टम को ठीक करने का सरकार प्रयास कर रही है नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम प्रयास भी कर रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति ना उसके आगे जाकर ऐसे हम सॉल्यूशंस भी लगा रहे हैं। एक बड़ा संवेदनशील विषय है जो मैं, जब खबरें हम लोग पढ़ते हैं रोज, मेरी टीम पूछती है कि इस खबर का क्या करना है, तो बड़ा धर्म संकट हो जाता है। जब खबर आती है कि परीक्षा के तनाव की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कोटा में कर लिया, कोई छलांग लगा गया ऊपर से, इंदौर में हुआ, कोटा में ये खबरें आती हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते। ये खबर दिखाएं तो जो बच्चे डिप्रेशन में है, अवसाद में है, उनके लिए हम रास्ता दिखा रहे हैं कि ये कर लीजिए, ना दिखाएं तो उसके भयावह परिणामों से हम लोगों को नहीं परिचित करवा पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों को इस दिशा में कुछ करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ परिवार पर हम नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में चूंकि युवा कल्याण आपके पास है और जो इस वक्त कंपटीशन का जो तनाव है उसको कम करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, परिजनों के साथ मिलकर कोई क्या प्रयास शुरू किए जा सकते हैं क्या? जी, देखिए, पिछली बार जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था तो हमने इसको लेकर काम किया था और सुसाइड प्रिवेंशन की एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। ये बात सही है कि ये एक बड़ा सामाजिक संकट है कि कोई युवा यदि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता तो वो इस दुनिया से अपने आप को हारा हुआ मानता है। पर मुझे लगता है कि ये बात सही है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी तो है, इससे मैं कहीं पीछे नहीं हटता, पर यह बात भी सही है कि समाज को भी एज होल इस पर काम करना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे ये समस्याएं हल नहीं होगी। इसीलिए मैंने क्या कहा, सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। मैंने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी नहीं बोला, क्योंकि ये पॉलिसी तो सरकार तक सीमित हो जाती है। ये स्ट्रेटेजी है। सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, सोसाइटी को अपना काम करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको काम करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन की जरूरत है और केवल पढ़ाई ही करियर बनाएगी, ये सोच खत्म करनी पड़ेगी। देखिए, लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति आई
जो 1836 से अभी 2020 तक इस देश में रही, उसने यही मानसिकता बनाई है। पर 2020 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब उसमें ये सब चेंजेस आए। नरेंद्र मोदी जी स्वयं छात्रों से अब बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमें समाज में ओरिएंटेशन की जरूरत है। युवाओं को बताना पड़ेगा कि केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी जहां है, छोटा जहां नहीं है। तो मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी पर हम सबको काम करना पड़ेगा। सरकार अपना तरफ से काम करेगी, सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं, पर समाज को भी इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। विश्वास सारंग जी की इमेज एक धार्मिक नेता के तौर पर है, हिंदूवादी नेता के तौर पर है। वो जाते हैं तो पैदल परिक्रमा करके आ जाते हैं, अपने यहाँ बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, सब चीजें ठीक हैं। पर मुझसे लोग पूछते हैं कि विश्वास जी और उनकी पूर्ववर्ती सरकार के तमाम लोग किसी राम वन पदगमन की बात करते थे, बहुत लंबे समय से करते रहे, हर 5 साल में। वो कहाँ है, वो कब पूरा होगा, वो तय नहीं हो पा रहा है कुछ। उस पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। राम सर 14 साल में राम जी वनवास काट के चले गए थे, 14 साल में हम लोग राम वन पदगमन नहीं बना पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये मुझे लगता है आपकी जानकारी की कुछ कमी है जी। उस पर काम भी हो रहा है, उसका डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। वो आ सके और वो बहुत व्यवस्थित रूप से स्थापित हो सके, इस पर भी काम हो रहा है। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कृष्ण जी की जो भी मध्य प्रदेश में स्थान है, उनको भी डेवलप करने की बात की है। तो राम तो हमारे आराध्य हैं, राम को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। मैं तो हर समय कहता हूँ राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। तो राम के बगैर कुछ नहीं है। राम पथगमन जो है वो बनेगा भी, अच्छा बनेगा, और कृष्ण जी के जो स्थान है वो भी बहुत अच्छे डेवलप होंगे। मतलब इंतजार करेंगे, पर तारीख बताएंगे। जो पूछती थी कांग्रेस, इसकी भी तारीख बता दीजिए। आप अब कांग्रेस कहती थी, देखिए हमने केवल तारीख नहीं बताई, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर भी बन गया। वो राम मंदिर बना जिसमें कांग्रेस गई नहीं जी, जिसको क्रिटिसाइज किया, और आज अयोध्या के सांसद को ले लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो फिक्र मत करिए, राम जी का जो भी स्थान है वो बनेगा, अच्छे से बनेगा। कई बड़े ऐसे धार्मिक पहलू होते थे जिनको लेकर के हम जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये काम प्रायोरिटी में है सरकार की, पर बड़े लंबे रह जाते हैं। अब चूंकि मैं नर्मदा पुत्र हूं, मैं नर्मदा माटी के तट से आता हूं, मैं अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठाऊंगा तो ठीक नहीं करूंगा अपनी माटी के साथ। मैं जब बच्चा था, जब मैं पहली बार नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में गया, तो मैंने वहां एक बड़े मुख्यमंत्री उस समय के बहुत बड़े होते थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनको मैंने कहते सुना कि बस इस साल ये जो नाला बह रहा है नर्मदा नदी में, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद 18 साल, 20 साल, 25 साल गुजर गए। मुझे बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले वो नाला बंद हो जाए। क्या हो पाएगा सर? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी सरकारों ने तो नर्मदा मैया के संवर्धन को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर बहुत व्यापक स्तर पर काम किया। और केवल देखिए, नर्मदा जी ही नहीं, मध्य प्रदेश की कोई भी वाटर बॉडी हो, उसके संरक्षण संवर्धन को लेकर हमने बहुत काम किया है। और आप ही नर्मदा किनारे के नहीं, मैं भी नर्मदा किनारे का हूं। तो नर्मदा मैया तो हमारी आराध्य है, नर्मदा हमारी माँ है, नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। उसको लेकर हमने बहुत जबरदस्त काम किया। मुझे नहीं लगता है कि आप कौन से पर्टिकुलर नाले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सेठानी घाट पर जो मिलता है सर, उसकी बात मुझे लगता है उस पर काम हुआ है, और बहुत पर सिर्फ ये काम हुआ है सर कि उसके ऊपर से उसको कवर अप कर दिया गया, नीचे से वो मिल रहा है। 3 बार उसके टेंडर आए, फिर वो कहां चले जाते हैं पता नहीं। और ये मेरा व्यक्तिगत इसलिए है, देखिए हर आदमी को अपने क्षेत्र के लिए कनेक्टेड होना चाहिए। आप लोग भी होते हैं, कोई योजना आती है तो देखिए मोहन यादव जी लेके उज्जैन जाते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले रीजनल कॉन्क्लेव में उज्जैन में कराऊंगा, और होना भी चाहिए। आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपकी बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, जैसा आप नर्मदा जी की और सेठानी घाट की बात कर रहे हैं, पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी जानकारी कितनी पुख्ता है, पर नर्मदा जी के संरक्षण और खासकर जो नाले का पानी या ऐसा कुछ खराब पानी उसमें मिल रहा है, उसको लेकर पूरा काम किया है। उसकी एक पूरी लाइन डेवलप की गई है, और ऐसा कुछ सीवेज का पानी, नाले का पानी नर्मदा जी में ना जाए, ये हमारी केवल सरकार के नाते जिम्मेदारी नहीं है, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी जिम्मेदारी, क्योंकि नर्मदा तो हमारी आराध्य है, वो केवल नदी नहीं है, वो हमारी माँ है। और आपने ये विषय यदि उठाया तो इसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इस सवाल जो करना चाहूंगा, बड़ा मौजूद सवाल है। अभी उपचुनाव चल रहे हैं, हमने देखा छिंदवाड़ा में आपने पूरी तरह से कमलनाथ जी का जो प्रभाव था, जो वहां पर उनका
इतना लंबा समय था उसको आपने विजय पाई वहां पर लोकसभा में, उपचुनाव में अमरवाड़ा में आप जीत गए। अब अगला नंबर रामनिवास रावत जी के साथ आप कर रहे हैं। पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी एक एक विधानसभा जो उपचुनाव जो कठिन चीजें हैं वहां आप विरोधियों को अपनी तरफ ला करके लड़ते हैं। तो जब खेमे में आप कहते हैं ना कि खेमे में जब विरोधियों को मिला लेते हैं तो फिर उस वीरता के किस्से उस हिसाब से नहीं कहे जा सकते जो बीजेपी की जानी जाती थी कि लड़ेंगे लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, हम अपनी दम पर लड़ेंगे। अब आप जब दूसरों की दम पर लड़ रहे हैं या दूसरों को लाकर लड़ रहे हैं तो आपका खुद का कार्यकर्ता हताश है। आपके एक पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अगर आपको याद होगा आदिवासी जी जो उनका सरनेम जो वो लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या है यहाँ पर, यहाँ नेताओं की कमी है क्या? खुद ही आपकी पार्टी के लोग नाराज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी के नेता नाराज होते तो हम अमरवाड़ा कैसे जीतते? यदि हमारी पार्टी के नेता नाराज होते तो वो हमारे दूसरी विचारधारा वाले लोग जो अब हमारी विचारधारा में आ गए वो चुनाव लड़े और जीते, ऐसा कैसे होता? ये सब तो देखिए मीडिया की खबरें हैं। मैं फिर इंगित करना चाहूंगा, हम ये सब काम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं आदर्श की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी यदि किसी और विचारधारा के कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ रही है तो वो किसी पद के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रही। देखिए, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि कांग्रेस की रीति नीति से जनता भी उब गई और कांग्रेस के नेता भी उब गए। वो लोग जो कि खासकर इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ी सीरीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी में आई, पूरे देश में आई, मध्य प्रदेश में भी आई, उन सबने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और उन्होंने देखा कि 70-75 साल की आजादी के बाद कांग्रेस ने लगातार 50-55 साल तक इस देश में राज किया पर इस देश को उस स्थान तक नहीं पहुंचा पाए। सनातन का वो विरोध कर रहे हैं, देशभक्तों का विरोध कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों पर शक कर रहे हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे तो उनका स्वागत करना चाहिए ना। वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे। और देखिए, अब यदि हमारी सरकार पिछली बार बनी, सिंधिया जी के साथ लगभग 26 विधायक आए, विधायकी छोड़कर आए, जिसमें से 6 मंत्री थे, मंत्री पद छोड़कर आए। कौन छोड़ता है? सरपंच ही नहीं छोड़ता साहब कोई आजकल। यदि वो आए तो एक विचार के लिए आए। उन्हें लगा कि हम जिस बात को लेकर जनता के बीच गए थे वो पूरी नहीं हुई। उन्हें लगा हमने जनता के साथ छलावा किया तो अब हमें कांग्रेस छोड़नी चाहिए और भाजपा के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसको संकीर्णता से नहीं देखें, बल्कि हम ये देखें कि परिवर्तन आया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो परिवर्तन आया है, ये जनता आई है। यदि सालों तक 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, मतलब वो जनता जो आज हमें वोट देती है वो उस समय कांग्रेस को वोट देती थी। जब वो उसमें परिवर्तन आया तो फिर कांग्रेस के नेता में परिवर्तन क्यों नहीं आना चाहिए? वो भी तो उन्हीं का प्रतिनिधि है ना। इसलिए जब जनता में परिवर्तन आया, समाज में परिवर्तन आया, तो कांग्रेस के नेताओं में भी परिवर्तन आना चाहिए। उसको सकारात्मक रूप से देखिए आप। ये जो गुडविल यहाँ आप लोगों ने बना रखी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस इलाके में, ये पूरे लोकसभा इलेक्शन में देश में क्यों परिलक्षित नहीं हो पाई? मुझसे दिल्ली में कई लोग पूछते हैं कि यार ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को कोई हिला नहीं पा रहा है। देश से सबसे अच्छा रिजल्ट अगर कहीं से आता तो एमपी से आता है। पिछले कई चुनाव आप लगातार जीते जा रहे हैं। मुद्दे वही हैं, महंगाई एमपी में भी है, बेरोजगारी एमपी में भी है। जरा फॉर्मूला अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें अपने ही बीजेपी के साथियों के लिए तो बताइए। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि देश में भाजपा के खिलाफ रिजल्ट आए। देखिए, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मैंने पहले अपनी शुरुआत में कहा कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव हम जैसे छोटे कार्यकर्ता और दुनिया के लोकतंत्र के लिए केस स्टडी है। लगातार तीसरी बार सरकार में आना भाई साहब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रो कन्वेंसी चुनाव की तरफ यदि ये देश जा रहा है तो राजनीति बहुत सकारात्मक स्तर पर जा रही है। इसलिए आप और कांग्रेस बोल रही है जिसने लगातार 3 चुनाव में उतनी सीटें नहीं ली जितनी भाजपा ने इस बार ले ली। अभी ये अलग बात है, हमें कांग्रेस से एक बात जरूर सीखनी पड़ेगी, खासकर राहुल जी के साथ, कि हारने के बाद जश्न कैसे मनाया जाता है। 100 पे नहीं पहुंचे और आज इतना हंगामा किया हुआ है, मजाक हो गया। मुझे लगता है कि राहुल जी से ये तो सीखना ही पड़ेगा, बाकी हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, भाजपा के पक्ष में जनता है, भाजपा को बहुत अच्छी सीट मिली है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। रामनिवास रावत जी को चुनाव लड़ने से पहले मंत्री बना दिया। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। मंत्री बना दिया, फिर इतने दिनों से वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने हुए हैं, तो कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो संविधान में उसके तहत
ही मंत्री बनाया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई संविधान के खिलाफ जाके पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, डिसाइड नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके उपयोग का जो होगा वो किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा ये मीडिया की खबर हो सकती है, ये मंत्रिमंडल की खबर नहीं है। एक व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया है, उसे जिम्मेदारी दे दी, उसे ऑफिस दे दिया, उसे पोर्टफोलियो दे दिया, उसे जिम्मेदारी दे दीजिए, प्रदेश की सेवा में लग जाएंगे। अभी वो बेचारे सोचते होंगे कि मैं किस 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 विभाग की तरफ देखूं, तो हमारे लिए तो ज्यादा अच्छा ना कि जल्द हमारा से एक मंत्री जल्द हो और जाएगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है। अच्छा, एक मेरा और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त तेजी आई है, चाहे वो हम देखें उसका असर जो है वो जीडीपी पर भी दिखा है, प्रति व्यक्ति आय पर दिख रहा है, तमाम जगह दिख रहा है। पर एक बड़ा सवाल उठा उस वक्त जब 88,000 करोड़ का कर्ज एक पुश्त आप लोगों ने ले लिया। अब जब आप उसे जीडीपी टू डेप्ट रेशो काउंट करते हैं तो ठीक है, वो चीजें ठीक है, पर वो निकलता हुआ जा रहा है उस रेशो से जो आरबीआई ने हमारे लिए रिजर्व कर रखा है। वो कभी 3.5% होता था, जिससे अब लोग 4% मांगते हैं, लगभग हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है सर? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आर्थिक अनुशासन जबरदस्त है, हमारी सरकार की वित्त नीति जबरदस्त है। जो भी परमिसेबल लिमिट है रिजर्व बैंक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके विदिन हम अपना सब काम कर रहे हैं। और देखिए, किसी भी कल्याणकारी राज्य और विकास करने वाले राज्य में लोन लेना, ऋण लेना, ये गलत नहीं है। देखिए, ऋण लेना जब गलत है जब आप ऋण लेकर कंबल ओढ़ के घी पियो। हम कंबल ओढ़ के घी नहीं पी रहे भाई, हम तो सड़क बना रहे हैं। अब सड़क बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं तो क्या गलत है? क्योंकि आप एंड ऑफ द स्पान देखेंगे तो सड़क के माध्यम से प्रदेश में आम जन को लाभ मिलेगा। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं तो क्या बुराई है? कर्ज लेने की आपकी नीयत क्या है, इस पर निर्भर करता है। हमारी नीयत अच्छी है। और आप मध्य प्रदेश के बजट को देखो, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कब कांग्रेस के समय हजारों करोड़ का बजट नहीं था, आज लाखों करोड़ का कांग्रेस का तो अब इतना जमाना आपने पुराना कर दिया कि उसकी तुलना भी हमको कई बार लगता है कि तुलना आप नहीं, तुलना आप कर सकते हैं। हाँ। तुलना आप कर सकते हैं उस समय के दूसरे राज्यों के बजट से और मध्य प्रदेश के बजट की तुलना करिए, आज दूसरे राज्यों के और आज के बजट की तुलना करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2003 के पहले और आज आप करिए, पर उस समय बाकी जगह क्या था और मध्य प्रदेश में क्या था? बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, ना नाली। रात रात भर आप यहाँ पर ये कांग्रेस के समय, दिग्विजय सिंह के समय ये शो नहीं कर सकते थे, आपको डीजी लगाना पड़ता, लाइट नहीं थी, रात रात भर अंधेरे में लोग बैठते थे। आज हम 24/7 लाइट देते हैं। हम सिंचाई के लिए एक एक खेत तक हमने पानी दिया, टेल एंड तक, जो नहर का टेल एंड है वहां तक पानी जाता है। आबो हवा देखिए, सुरक्षा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए। कांग्रेस के समय रामनिवास रावत जी का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कांग्रेस में बोला था मैं इस्तीफा दूंगा और डकैतों के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे जाना पड़ेगा। वो डकैतों का प्रदेश उस समय माना जाता था मध्य प्रदेश को। आज एक डकैत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी है, तो हमने हर स्तर पर काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, तो बाकी चीजों में हम अच्छे हैं, लेकिन एक जगह बड़ा तकलीफ होती है, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने दिया, जब हम कहते हैं कि लिंगानुपात हम सुधार रहे हैं, उसी बीच में जब ये खबरें आती कि महिला अत्याचारों में, बेटियों के साथ अत्याचारों में हमारी स्थिति बहुत खराब है, वो अभी तक क्यों नहीं रुक पाई? इतनी संवेदनशील सरकार बीजेपी की रही, वो मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये सामाजिक दिक्कतें हैं, कानूनी अड़चने हैं, दिक्कतें क्या हैं? नहीं, मैं सामाजिक दिक्कत बोलकर अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हटूंगा। निश्चित रूप से सरकार का ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है कि हम समाज के हर वर्ग का संरक्षण करें। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बोला चाहे जन्म से बेटी के संरक्षण की बात हो, उसको शिक्षा की बात हो, उसको पढ़ाकर शादी करने की बात हो, और शादी के बाद जो जाए तो लाडली बहना के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो, हमने हर स्तर पर काम किया है। पर यह बात सही है कि हमें और काम करना ही चाहिए। पर फिर मैं एक बात इंगित करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हर थाने में, पुलिस में हमने ये बात के निर्देश दिए हैं कि कोई भी बहन यदि अपनी दिक्कत लेके आती है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बहुत सारी सरकार इस देश में ऐसी हैं विपक्षी, वो एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। हमारी सरकार, हम इस बात से कहीं नहीं घबराते कि एफआईआर दर्ज होगी तो हो सकता आंकड़ों में कोई बात आए।
हम इस FIR के बाद महिला उत्पीड़न के खिलाफ कदम भी उठाते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ तो हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए। तो हम तो हर स्तर पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारंग जी, हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए, न्यूज 24 को वक्त देने के बहुत लिए धन्यवाद। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नए विभाग के कार्यकाल के लिए। Thank उम्मीद you. करेंगे कि बहुत अच्छा कामकाज हो। शुक्रिया। थैंक यू।